Hello learners, welcome back to e-learning with another class on teaching aptitude. This is प्रिया बर्नवाल और आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड पे एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज करेंगे फॉर नेट जेआरएफ प्रिपरेशन फॉर पेपर 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपकी। ओके, एक्चुअली अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज चल रही है और आपने पहले की क्लासेस नहीं देखा तो आप उनको भी ज़रूर देखो। प्लेलिस्ट में देख जा करके आप बहुत सारे क्लासेस देख सकते हो फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स। ओके, और जो हमने पहले क्लासेस लगाई हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की पे उसी पे बेस्ड है आपकी आज की एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं। तो आज हम कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे अपने और एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी देखेंगे। अब आपको एमसीक्यूज कैसे लगाना है, पहले आप खुद से वीडियो को पॉज करके आंसर करने की कोशिश करोगे, फिर मेरी एक्सप्लेनेशन सुनना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग, मैचिंग करना है पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड ह्यूटागोजी। सेकेंड कॉलम बोलता है स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग या टीचिंग पर्पस इज टू प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग। टीचिंग का पर्पस है एक स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करना। स्कैफोल्डिंग का मतलब एक प्लेटफॉर्म, बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। ओके, तो इसमें से कौन सा किसके साथ मैच होगा? पहले वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई टू आंसर बाय योरसेल्फ। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका सी, थर्ड नंबर। कैसे? 1 पेडागोजी, पेडागोजी क्या होता है? चाइल्ड लर्निंग। ओके, लीडिंग द चाइल्ड, तो वहाँ क्या करते हैं? टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। टीचर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं बच्चे को, वहाँ उनको अच्छे से पढ़ाया जाता है। ओके, अब 2 में क्या है? एंड्रागोजी। तो एंड्रागोजी स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होती है। जो स्टूडेंट होता है वो टीचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। टीचर का काम क्या होता है? टीचर मेंटर या गाइड के तरह वर्क कर रहा होता है और स्टूडेंट हेल्प लेता है टीचर की। ओके, नाउ ह्यूटागोजी, ह्यूटागोजी आपकी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग मतलब खुद से ही बच्चा सीख रहा होता है। हम जो सेल्फ स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं ह्यूटागोजी। बच्चा खुद से ही पढ़ रहा होता है। तो आंसर इज योर थर्ड, थर्ड इज योर आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? हु गेव द टर्म पेडागोजी। पेडागोजी जो टर्म है ये किसने दिया? जीन पियाजे ने, मैल्कम नॉवेल्स ने, जॉन डेवी ने या जॉन हर्बर्ट ने? किसने दिया है? तो पेडागोजी टर्म दिया है आपके जॉन हर्बर्ट ने। अब माइंड में आ रहा होगा कि जीन पियाजे क्यों नहीं? तो जीन पियाजे को फादर ऑफ पेडागोजी बोला जाता है। इन्होंने फेमस किया ये पेडागोजी वर्ड को, इन्होंने फेमस किया। बट जो ये टर्म है, ये पेडागोजी वर्ड है, ये किसने दिया था? ये जॉन हर्बर्ट ने दिया था। और मैल्कम नॉवेल्स कौन है? मैल्कम नॉवेल्स ने आपको एंड्रागोजी दिया है। ओके, एंड्रागोजी के फादर बोला जाता है मैल्कम नॉवेल्स को। और जॉन डेवी ने आपकी वो लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट दिया है, जॉन डेवी ने। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका द ड्रॉबैक्स ऑफ द फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन आर। फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो पहले एजुकेशन होती थी, पहले जो सिस्टम थी एजुकेशन की, ट्रेडिशनल सिस्टम लाइक या अभी भी जो होता है, आपको प्रॉपर एडमिशन ले करके जाना है। ओके, जो स्कूल कॉलेजेस में जो हम पढ़ते हैं, तो उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं उसके? तो बिल्डिंग नेटवर्क, नेटवर्क बिल्ड करने में हेल्प नेटवर्क बिल्ड करता है, वो उसकी डिसएडवांटेज है। डेवलपिंग ऑल्टरनेट स्किल, लीड टू स्ट्रेस ऑन माइंड ऑन लर्नर, लर्नर के माइंड पे स्ट्रेस डालता है। या इसके वजह से फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में आपका लैक ऑफ डिसिप्लिन होता है। या फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट आड़े आती है एजुकेशन में। तो कौन सा डिसएडवांटेज है फॉर्मल एजुकेशन का? ओके, तो फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन का डिसएडवांटेज होगा आपका 3 and 5। ओके, लीड टू स्ट्रेस ऑन माइंड ऑफ लर्नर। जब हम फॉर्मल एजुकेशन कर रहे होते हैं, प्रॉपर स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो बच्चा बहुत ज़्यादा टीचर पे डिपेंड रहता है। ओके, तो जब बहुत ज़्यादा टीचर पे डिपेंड रहता है तो बहुत स्ट्रेन भी होता है उसके माइंड पे, प्रेशर आता है, ये करना है, इतनी सारी चीज़ें करनी है, सारा कंप्लीट करना है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होकर के बच्चा पढ़ रहा होता है, इसकी वजह से वो स्ट्रेन बन जाता है उनके माइंड पे। तो ये एक डिसएडवांटेज है। ओके, दूसरा आपका हो गया
गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन, हाँ गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है। आप देखो अभी भी जो स्कूल्स हैं कॉलेजेस है, कोरोना पैंडेमिक में क्या हो रहा है, स्कूल्स कॉलेजेस सब बंद हो गया है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है। बट आप यूट्यूब से पढ़ते हो या इस टाइप की कोचिंग सेंटर लाइक खुद से जो इनफॉर्मल एजुकेशन कर रहे हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हो, तो इन चीज़ों में क्या होता है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता, गवर्नमेंट इंटरप्ट नहीं करती। ओके तो ड्रॉबैक्स कौन से हैं, 3 and 5 ड्रॉबैक्स हैं फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। मैंने पहले भी बताया है आपको असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन को कैसे करना है। पहले दोनों को रीड करो, दोनों देखो, हाँ सही है तो सही है, तो दोनों में क्या कोई रिलेशन है, बिकॉज ऐड करके फिर रीजनिंग पढ़ो। तो फर्स्ट असर्शन क्या बोलता है, इफेक्टिव टीचिंग डज नॉट टेक इट्स स्टूडेंट्स फॉर ग्रांटेड। जो इफेक्टिव टीचिंग होती है वो अपने बच्चे को फॉर ग्रांटेड नहीं लेती, मतलब हल्के में नहीं लेती। ओके नाउ रीजन बोलता है इफेक्टिव टीचिंग involves constantly trying to find out what the effects of instruction are on learning and modifying the instruction। effective teaching बोलता है कि कैसे effective teaching में जो टीचर होता है वो इफेक्टिवली इंस्ट्रक्शन पे वर्क कर रहा होता है। इंस्ट्रक्शन मीन्स उनका जो पढ़ाने का तरीका है, जो टीचिंग एड्स है, उन सारे चीज़ों पे वर्क कर रहा होता है और उनको और मॉडिफाई करने की कोशिश करता है। तो क्या असर्शन रीजनिंग सही है? देखो ये है आपके ऑप्शंस। ओके तो अब देखो, वीडियो को पॉज करो, खुद से आंसर करने की कोशिश करो। तो क्या असर्शन रीजनिंग सही है? तो हाँ, असर्शन और रीजन दोनों ही सही बातें बोल रहे हैं। ओके इफेक्टिव टीचिंग का मतलब है बच्चे को हल्के में नहीं ले रहे हैं, टीचर इफेक्टिवली पढ़ा रहे हैं, राइट। क्योंकि अब रीजन क्या है, रीजन ये है फॉर ग्रांटेड नहीं लेते बच्चों को, क्योंकि टीचर इंस्ट्रक्शन पे का इफेक्ट देख रहे होते हैं बच्चे पे, लर्निंग पे इंस्ट्रक्शन का क्या इफेक्ट हो रहा है और उसको कैसे इम्प्रूव करना है। तो फॉर ग्रांटेड कहाँ लिया उन्होंने, हल्के में कहाँ लिया फिर। ओके तो हाँ दोनों रिलेटेड हैं, तो बोथ ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, which one of the following types of evaluation assesses the learning progress to provide continuous feedback to both teachers and students during instruction। इसमें से कौन सा इवैल्यूएशन का टाइप है जिसमें लर्निंग प्रोग्रेस के दौरान जो टीचर होता है और स्टूडेंट होता है दोनों को ही फीडबैक मिल रही होती है। ओके कंटिन्यूस फीडबैक प्रोवाइड किए जाते हैं दोनों को ही। क्या है, किस केस में होता है ऐसा, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन। व्हाट विल बी द आंसर? तो आंसर होगा आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। जब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आपका ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन चल रहा होता है। ओके तो जो बीच में टेस्ट होती हैं, लाइक अभी मैं टीचिंग सीरीज पढ़ाते हुए फिर बीच में आपको ये क्वेश्चंस लेकर के आई, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, ये चीज़ें, तो ये होता है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो इसमें फिर फीडबैक भी मिलता है स्टूडेंट को भी और टीचर को भी, दोनों को फीडबैक मिल रहा होता है। तो आंसर हो गया आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, What are the characteristics of adults that encourage andragogy? इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है एडल्ट्स का जो एंड्रागोजी को शो करता है, दर्शाता है। ओके तो एंड्रागोजी मैंने बताया है आपको अच्छे से, अब आप ये अच्छे से कर भी पाओगे। देखो क्या है पॉइंट्स, सेल्फ सेंटर्ड लर्निंग या स्टूडेंट नीड रेगुलर मोटिवेशन, स्टूडेंट को हमेशा मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है, या फिर स्टूडेंट में इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, या जो स्टूडेंट होता है वो खुद की लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर टीचर का कंट्रोल होता है स्टूडेंट पे। तो इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या होगा आंसर? तो आंसर विल बी बी 1, 3 and 4। हाँ बच्चा जो होता है, एडल्ट जो होता है वो सेल्फ सेंटर्ड लर्निंग कर रहा होता है। टीचर क्योंकि यहाँ सिर्फ मेंटोर की तरह काम कर रहे होते, गाइड करते हैं बच्चे को, बट बच्चा सेल्फ सेंटर्ड लर्निंग ही कर रहा होता है उस केस में। अब देखो इन क्वेश्चंस को करने का ये भी तरीका है कि जब 1 है,
ओके देखो 1 तो सब में ही है तो 1 तो होगा ही, 1 को आप नहीं भी पढ़ो तो भी आगे निकल सकते हो क्योंकि 1 सब में ही है। ओके एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है वो बता रही हूँ, इस तरह से आप आगे निकल सकते हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपका है 3। तो 3 क्या बोल रहा है, लर्नर्स हैव इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो हाँ, इस बड़े बच्चों को, अडल्ट को हमें बार बार मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, उनमें खुद से ही मोटिवेशन होता है और रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं वो खुद की लर्निंग के लिए। मैंने बताया है जब अडल्ट हैं तो आप फिर टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते कि टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, अब ये बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके तो क्वेश्चन 6 का आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 1, 3 एंड 4। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन क्या बोलता है, समेटिव इवैल्यूएशन इज हाईली रिलायबल। जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है वो हाईली रिलायबल होता है, आप उस पर ज़्यादा विश्वास कर सकते हो, उस पर ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो। रीज़न क्या दे रहा है, summative evaluation involves making judgments about the effectiveness of a program or course at its conclusion। summative evaluation at the end conclusion में बताता है कि मेरे की जो प्रोग्राम किया गया है, जो पढ़ाया गया है, उसकी इफेक्टिवनेस कैसी हुई है। ओके तो अब आंसर करना है आपको, क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो हाँ दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है और दोनों में रिलेशन है तो दोनों में रिलेशन भी है। ओके समेटिव इवैल्यूएशन इसीलिए हाईली ट्रस्टेबल होता है क्योंकि एट द एंड हम एक कंक्लूजन पे आते हैं कि हाँ इफेक्टिवनेस हुई है, हमने जो पढ़ाया है, जो टीचर ने पढ़ाया है, स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स आ गए, स्टूडेंट ने सीखा है चीज़ों को। ओके तो ये समेटिव इवैल्यूएशन में बोला जाता है। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा ए, बोथ ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, देखो व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड टीचर। एक अच्छे टीचर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फर्स्ट सेटिंग एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सेट करता है। प्रोबिंग स्टूडेंट्स एवरीवेयर, हर जगह क्वेश्चन को स्टूडेंट को प्रोब करता है, प्रोबिंग का मतलब होता है क्वेश्चनिंग करना। ओके तो हर जगह स्टूडेंट को क्वेश्चन करता है। या फिर एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स, मिस्टेक्स एक्नॉलेज करता है, फाइंड आउट करता है। या फिर अडेप्टेबिलिटी, अडेप्ट कर लेता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ओके तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, तो हाँ अगर कोई टीचर्स आपको एग्जाम्पल देकर बता रहा है चीज़ों को तो आप अच्छे से समझ पाओगे, राइट। नेक्स्ट, अब आप हर जगह क्वेश्चन कर रहे हो स्टूडेंट को, लाइक स्टूडेंट आपको बाहर मिल गया, फुटबॉल ग्राउंड में मिल गया, वहाँ आपने क्वेश्चन करा, अब वो आपको वो पार्टी में मिल गया, आप वहाँ भी उससे क्वेश्चन कर रहे हो, तो बच्चा तो इरिटेट हो जाएगा। तो ये अच्छी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है टीचर की। ओके तो 2 नहीं होगा आपका। अब हाँ मिस्टेक्स को एक्नॉलेज करना तो बहुत ज़रूरी है, वरना बच्चा कैसे सीखेगा। ओके इनफैक्ट खुद के भी मिस्टेक्स को एक्नॉलेज करना ज़रूरी होता है टीचर के लिए। और अडेप्टेबिलिटी, जैसा सिचुएशन है, जिस एज ग्रुप के बच्चे हैं, जैसे सिचुएशन में आप पढ़ा रहे हो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना, तो उसको बोलते हैं अडेप्टेबिलिटी। तो हाँ वो भी होनी चाहिए एक टीचर में। ओके तो आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा सी। सिर्फ टू नहीं होगा आपका, 1, 3 एंड 4 ये दोनों अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गुड टीचर के ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट मैच। इसमें से कौन सा लीस्ट मैच है। ओके लीस्ट मैच का मतलब क्या होता है, कौन सा सही मैच किया हुआ नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट बोलता है अ रिस्पॉन्स इन इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू रीइंफोर्समेंट फॉर पनिशमेंट। ओके जब आप रिस्पॉन्स करते हो, आपके जो रीइंफोर्समेंट है, आप रिवॉर्ड देते हो या पनिश करते हो किसी को, बच्चे को या किसी को भी रिवॉर्ड देते हो या पनिश करते हो, तो इस तरह के जो चेंजेस आते हैं उनमें, तो वो उस रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं, उसकी वजह से आपके रिवॉर्ड या पनिशमेंट की वजह से जो लर्नर में चेंजेस आ रहे हैं तो वो उसको क्या बोलते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग दे रखा है। अब डायरेक्शन, अगर आप डायरेक्शन प्रोवाइड करते हो तो क्या उसको इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। अब आप न्यूट्रल, हाँ न्यूट्रल स्टिमुलस हो रहा है बच्चे में नेचुरल रिस्पॉन्स की वजह से, जो सामने हो रही हैं चीज़ें उसको देख करके जब बच्चे में रिस्पॉन्स, उसमें चेंजेस आ रही हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंडीशनिंग।
नेक्स्ट क्या है, टीचिंग समवन टू एक्सेप्ट अ सेट ऑफ बिलीव्स विदाउट क्वेश्चनिंग देम। माइंड में एक सेट ऑफ बिलीफ, एक बिलीफ को इस तरह से सेट कर देना कि आगे फिर वो कुछ क्वेश्चन कर ही ना पाए। ओके, बिलीव कर ले, उस पर विश्वास कर ले बिल्कुल से, तो उसको इंडोक्ट्रिनेशन बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा गलत है, गलत वाला बताना है आपको। तो गलत कौन सा है, तो गलत है आपका ए। ओके, 9 गलत है आपका। क्यों? क्योंकि इसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं बोलते। जब आप में चेंजेस आ रहे हो रिवॉर्ड या पनिशमेंट के वजह से, वो रैट वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था, राइट, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट जो थॉर्नडाइक ने दे रखा है उस पे, वो रैट वाला एग्जाम्पल। तो क्या हो गया आंसर, आंसर होगा आपका इसका ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो इसलिए ये रॉन्ग है, 9 का ए रॉन्ग है। और ये सिंपल कंडीशनिंग, तो ये कंडीशनिंग में तो आपका क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग दोनों आती है, तो कंडीशनिंग भी सही है इसका। हाँ, लेकिन अगर थोड़ा और अच्छे से डिफाइन करूँ तो इसमें आपका क्लासिकल कंडीशनिंग होगा। ये होता है क्लासिकल कंडीशनिंग। ओके, वो अपना पैवलोव वाला एग्जाम्पल, डॉग वाला। ओके, और इंडोक्ट्रिनेशन सही है आपका, और डायरेक्शन को इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, लाइक आपकी DIY बुक या रेसिपी बुक वगैरह जो होती हैं। तो 9 का आंसर ए था। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, व्हेन अ चाइल्ड हैज़ अटेन्ड सिंबॉलिक थिंकिंग। अगर किसी बच्चे ने सिंबॉलिक थिंकिंग है, किसी बच्चे ने अटेंड कर लिया है, लैंग्वेजेस यूज करने लगा है, उसमें ईगोसेंट्रिक थिंकिंग आने लग गई है। ईगोसेंट्रिक मीन सेल्फ वाला, कि ये चीज़ मेरी है, ये सिर्फ मेरी है, मैं किसी और को नहीं दूंगा, ऐसी। तो ईगोसेंट्रिक थिंकिंग आने लगी है, मतलब वो बच्चा किस स्टेज पे है अभी, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। व्हाट विल बी द आंसर? तो आंसर होगा इस केस में आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है उसमें बच्चे में ये आने लग जाता है, ईगोसेंट्रिक हो जाता है बच्चा, कि हाँ ये चीज़ें मेरी है, ये बॉल मेरी है, मैं किसी और को नहीं दूंगा। ओके, और लैंग्वेजेस सीखता है, इसी एज में बच्चा लैंग्वेजेस सीखता है, 2 से 7 साल के बीच ही। ओके, ये जो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है ये 2 से 7 साल तक होता है। तो 2 से 7 साल तक में बच्चा लैंग्वेजेस सीखता है और सिम्बॉल्स को देख करके पहचानने लग जाता है। ओके, तो ये चीज़ें थी। सो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, और क्लास अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक बटन पे प्रेस करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट वो भी इन फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सके। और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाने से पहले सब्सक्राइब कर लो, ऑल पे भी क्लिक कर लेना फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। और फ्रेंड्स, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, टारगेट नेट JRF विद वी लर्निंग करके आप सर्च करो, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर डेली फ्री पेपर 1 क्विजेज एंड पेपर 2 अपना कॉमर्स की भी क्विजेज वहाँ पे चल रही होती हैं, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। लाइक आज अपना इंटरनेशनल बिजनेस रिवाइज करने वाले हैं हम, हमारा कंप्लीट हो गया है, आज हम उसकी क्विजेस करेंगे, तो आप ज़रूर से ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल। और इंस्टाग्राम पे बर्नवाल 012 करके सर्च करो, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू, कीप लर्निंग।